हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आपने इजरायली राजनीति में एक छोटी पार्टी के साथ जाने का फैसला किया है, जिसके बारे में अधिकतर लोग पहले नहीं जानते थे। सवाल है, आप उस पार्टी के साथ क्यों हैं जो अभी चुनावी सीमा पार नहीं कर रही? आप कहते हैं दक्षिण पंथ को एकजुट करना है, पर क्या इससे दक्षिण पंथ और नहीं बटेगा? असल बात यह है कि इस समय नेसेट में बैठी हर पार्टी के हाथ 7 अक्टूबर की घटना से खून से सने हुए हैं। और मैं अपनी अंतरात्मा के मुताबिक उनमें से किसी के साथ भी शामिल नहीं हो सकता था। मौजूदा पार्टियों के हाथ खून से सने हैं। क्या आप कह रहे हैं कि इतामार वेनवीर के भी हाथ खून से सने हैं? सभी के सभी। सभी के सभी। इस केनेसेट में मौजूद हर एक पारंपरिक पार्टी 7 अक्टूबर को हुई तबाही की जिम्मेदार है। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन वे कह रहे हैं, उनमें से बहुत लोग कह रहे हैं कि ये सेना है, ये खुफिया एजेंसियां हैं, ये उनकी गलती नहीं है। हमने तो यहां तक सुना कि ये पिछली सरकार की गलती है। हम लोकतंत्र में हैं। ठीक है, सेना को राज्य और वर्तमान सरकार की सेवा करनी चाहिए। सच्चाई ये है कि ये आपदा 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुई थी। गलतफहमी तो बहुत पहले शुरू हो गई थी और यह नागरिक सरकारों तथा कथित लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई पार्टियों की कुप्रबंधन और निगरानी की कमी थी, जिसने उन्हें इस आपदा के लिए जवाबदेही से बच निकलने दिया। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने इसे सुधार लिया है। इजराइल ने अपने दुश्मनों को हरा दिया है और 7 अक्टूबर की घटना के बाद पुनर्जन्म का युद्ध हुआ है। हमने दुश्मनों को नहीं हराया। एक भी दुश्मन और मोर्चीय लड़ाई के एक भी मोर्चे पर निर्णायक रूप से पराजित नहीं हुआ है। ना तो बीबी और ना ही नफ्ताली बेनेट ने अब तक सच बताया है। नेतन्याहू उनके बाकी सारे गुणों या कमियों के बावजूद इस मामले में उन्होंने आपकी रिहाई के लिए लड़ाई लड़ी। जब आप इजराइल पहुंचे तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं, वो खुद आपको लेने के लिए वहां मौजूद थे। क्या आप अब उन पर हमला कर कह रहे हैं कि उनके हाथों पर खून है? एहसान फरामोश। मैं आपको बताऊंगा। अ, भगवान मुझे घर ले आए, यह एक चमत्कार था। मेरी पत्नी एस्तर अलैर शालोम ने मुझे 30 साल घर लाने के लिए संघर्ष किया। रॉन डर्मर ने मुझे घर लाने के लिए संघर्ष किया। शेल्डन और मैरी एडल्सन ने मुझे घर लाने के लिए संघर्ष किया। रब्बी पेसेट लर्नर ने मुझे घर लाने के लिए संघर्ष किया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे घर लाने के लिए संघर्ष किया। बीबी, आप जानती हैं, उन्होंने मेरी पत्नी को यरूशलेम की सड़कों पर भूख से लगभग मरने दिया, फिर उसे देखने की कृपा की। अब ये राजनीति है ओवेन। राजनीति। अब जब मैं घर आया तो मैंने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया, लेकिन समस्या इस बात में है कि मैं उन्हें जान गया। जब मैं घर आया और मुझे जो दिखा वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब आपने कहा है कि इजरायली दक्षिणपंथी नेतन्याहू के लिए हां में हां मिलाने वालों से भरा हुआ है। उन हां में हां मिलाने वालों में से कुछ कौन है? इस देश में ऐसे कौन से राजनेता या मीडिया हस्तियां हैं जो आपके हिसाब से राजनीतिक रूप से दक्षिणपंथी हैं और नेतन्याहू के लिए हां में हां मिलाते हैं? जहां तक इडामार बेनगवीर की बात है, देखिए, उनकी बहुत सी नीतियों से मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप कहते हैं, अगर आपने कुछ किया तो मैं चला जाऊंगा, और फिर आप नहीं जाते, तो माफ कीजिए, आपकी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं कम हो जाती है। आपका मतलब सरकार छोड़ने से है? सरकार छोड़ना, शास माफ कीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। खैर, उनमें से बहुतों को तो जेल में होना चाहिए, मैं इसे ऐसे ही कहूंगा। और उनके नेता जेल में थे। ठीक है। तो आपराधिक संगठन का ख्याल आता है, और जहां तक हरेदीन की बात है, तो शास एक आपराधिक संगठन है। मुझे लगता है ये आपराधिक संगठन है जो सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों के साथ जाते हैं और किसी के साथ बैठने में दिक्कत नहीं होती। और हरेदीम का भी यही हाल है। उन्हें किसी भी सरकार में बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी जो उन्हें पर्याप्त पैसे दे दे। यही समस्या है, उनके लिए सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। खासकर जब बात अनिवार्य सैन्य सेवा के मुद्दे की आती है। देखिए, मैंने बार बार रिकॉर्ड पर कहा है कि मैं किसी की पसंद की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा में विश्वास करता हूं, और ये अरबों पर भी लागू होता है, बेशक सेना को छोड़कर। और ये धर्मनिरपेक्ष लोगों पर भी लागू होना चाहिए। अब एक सवाल, आपने शास के बारे में बात की, यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म के बारे में क्या, जिसे आप हिब्रू में यदुता तोरा कहते हैं, अश्कनाजी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी, उनके बारे में आपकी क्या राय है?
मुझे लगता है कि वे मूल रूप से अपने लोगों को गुलाम और अज्ञानी बनाए हुए हैं। हारेदीन की समस्या है कि वे नेतृत्व से बाहर नहीं आए हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूं। वे सेना से बाहर नहीं निकले हैं, या माफ कीजिए, वे गेटो स्टेप से बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि वे ये नहीं समझते कि जब आप इस देश में एक नागरिक के रूप में रहते हैं, जब आप सरकार से पैसे लेते हैं, तो आपको सरकार को कुछ लौटाना होता है। अगर आपको ये सरकार पसंद नहीं है या आपको लगता है कि ये गद्दार है, भगवान न करे, ठीक है, ऐसे मामले में पैसे की कोई मांग मत कीजिए। तो जहां तक हरेदी की बात है, निष्कर्ष में जहां तक हरेदी पार्टियों का सवाल है, मेरी नजर में वे उगाही का धंधा है, बस इतना ही। और हमने ये हाल ही में देखा भी है। उगाही का धंधा। हाँ, हरेदीन यही है, ये उनके नेता है, ये उगाही का धंधा है। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि देखिए, कोई जो साल में 400-500 दिन मिलियम, लेबनान, अजा या कहीं भी सेवा कर रहा है, उनकी नजरों में वो मानो कोई बेवकूफ है। ये घिनौना है। ये लोग हीरो है, मेरे हिसाब से हयालिम पवित्र वीर है। और हरेदीन के लिए उनके नेता ये कहें कि नहीं, ये लोग जार की सेना या कैसर की सेना या किसी भी गैर यहूदी सेना से बेहतर नहीं है, ये अपमानजनक है और गलत है। और मुझे लगता है कि चीजें बदलनी चाहिए, सिर्फ इजराइल के भले के लिए नहीं, बल्कि हरेदी आबादी के लिए भी। क्या आपको चिंता है कि राजनीति में आने और एक सार्वजनिक भूमिका निभाने से आप इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के महत्वपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और वहां की जनता के बीच आपकी छवि उतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता, चाहे वे मेरे बारे में कुछ भी सोचें। हमने इसका एक अच्छा उदाहरण बाइडेन प्रशासन के दौरान देखा था। और ट्रंप प्रशासन के तहत जो अभी हो रहा है, वह भी कुछ खास बेहतर नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक? खतरनाक क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनकी दिशा क्या है, मुझे नहीं पता कि उनके मूल्य क्या है। इस देश में उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। इस देश में उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। खैर, इससे पता चलता है कि इस देश में बहुत से लोग वाकई कितने बेवकूफ हैं। ऐसा लगता है कि वे ये नहीं समझते कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे साम्राज्यों के स्थायी हित होते हैं, स्थायी दोस्ती नहीं। खुद से एक सवाल पूछिए, आखिर क्यों इस प्रशासन ने हमें हमारे किसी भी दुश्मन को निर्णायक रूप से हराने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है, चाहे वो हमास हो, हूथी हो, हिजबुल्लाह हो या फिर ईरान? क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते कि हम निर्णायक जीत पाएं। फिर ट्रम्प जैसा एक आदमी है जिसे इस क्षेत्र में क्या हो रहा है इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, बस शायद रियल एस्टेट के दाम पता हों। और वो जैरेड कुशनर या स्टीव विटकॉफ जैसे लोगों पर निर्भर है, जिन्हें मैं ट्विडलडम और ट्विडलडी कहता हूं, जो सिर्फ एक ही चीज में रुचि रखते हैं और वो है उनका बैंक खाता। बात इतनी ही सीधी है। इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहूदी विरोधी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वे यहूदी विरोधी हैं। मुझे लगता है कि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, बस इतना ही। क्या आपको लगता है कि आपकी बात सही साबित हुई? मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है कि जो आपने 1980 के दशक में अपने मामले में देखा था, वही लोग अब देख रहे हैं, जैसा कि आप इसे देखते हैं? क्या आप भी इसे ऐसे ही देखते हैं? देखिए, और जो मैंने तब 80 के दशक की शुरुआत में देखा था, वो तो बस शुरुआत थी, जो अब पूरी तरह से साकार हो चुका है। हम खत्म हो गए, ये गठबंधन खत्म हो गया, अगला चुनाव। गठबंधन खत्म हो गया है। गठबंधन खत्म हो गया है। अगले चुनाव में हमारे पास बुरे और बदतर में से चुनना पड़ेगा। निश्चित रूप से डेमोक्रेट्स के साथ वामपंथ में वहां हमारे कोई दोस्त नहीं होंगे। जहां तक दक्षिण पंथ की बात है, मुझे लगता है कि उस टिकट पर समझदार लोगों का होना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। कुछ लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे और कहेंगे, जॉनथन पोलार्ड, इजरायली राजनीति में आना, कम से कम अब जो एक छोटी पार्टी है उसके लिए चुनाव लड़ना,
अपनी बात खुलकर कहना और हर दिशा में राजनीतिक वर्ग को चुनौती देना। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो सत्ता के सामने सच बोलना चाहता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वास्तव में सरकार में मंत्री बनना चाहता है या जो वास्तव में इजरायली नेसेट में एक व्यवहारिक राजनेता बनना चाहता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं जिस भी भूमिका में उपयुक्त रहूंगा उसमें सेवा करूंगा। मैं अपनी दावेदारी पेश करूंगा। अगर इजरायली लोग, इजरायली मतदाता मेरी कही बातों से सहमत नहीं हैं या नहीं सोचते कि मैं नेसेट के लिए चुने जाने योग्य हूं, तो ठीक है, मैं इसके साथ जीने को तैयार हूं। अगर वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं, और यही सबसे जरूरी बात है जो मैं कहकर जाना चाहता हूं, कि 7 अक्टूबर जैसी घटना फिर कभी न हो। आपको मेरे जैसे किसी व्यक्ति को वोट देना चाहिए, बजाय बीबी नेतन्याहू, नफ्ताली बेनेट या गड्डी आइजनकॉट के। जॉनथन पोलार्ड, शानदार इंटरव्यू के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बहुत धन्यवाद ओवेन, अपना ध्यान रखना।